कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी, वैसी ही जाएगी जैसे पहले जाती थी। 570, 580, 590 पे ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। 620, 630 तो टॉप स्कोर होता था, जिसमें AIR हमारी 1 से 100 के बीच में आती थी, ठीक है ना। ये होता था उस टाइम का ट्रेंड, वैसा ही सेम ट्रेंड इस साल होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर, और मैं कोड 47 डिस्कस करूंगा और साथ में एनालिसिस भी बताऊंगा। अब देखो, इस साल का पेपर जो फिजिक्स का पेपर है उसको टफ बोला जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको पूरी एनालिसिस दे देता हूं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो आप सेफ साइड पर हो, ठीक है। तो इसका एनालिसिस मेरा ये कि इसमें 24 आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आपने PYQ सपोज कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सपोज कर लो, ठीक है ना। तो ये मैं नंबर वाइज आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रॉब्लम ऐसे हैं आपको डायरेक्ट देखने में, फर्स्ट राउंड वाले प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं। तो 24 प्रॉब्लम ही ऐसे हैं। जनरली नीट का अभी तक का ट्रेंड क्या था कि ये प्रॉब्लम की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी, 70% के आसपास ये देखने को मिलता था। तो 24 प्रॉब्लम इस बार ऐसे हैं जिनको आप ढूंढ करके फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात आती है सेकंड राउंड के प्रॉब्लम की। तो इस बार पेपर लेंदी बहुत ज़्यादा देखा गया फिजिक्स का, काफ़ी लेंदी पेपर था, कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था और लॉजिकल थिंकिंग लगाने में टाइम लग रहा था। तो तकरीबन 14 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप, अगर आपने अबव एवरेज लेवल की पढ़ाई कर रखी है, अब जैसे क्लासरूम के अंदर मैंने आपको एक वायर के अंदर करंट कैसे निकालना है वो सिखाया हुआ है, कई सारी और ट्रिक्स दी हुई हैं, ट्रिक वाले भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हुए हैं, रॉड वाला प्रॉब्लम भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है। तो तकरीबन 14 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आपको या तो क्लासरूम में प्रैक्टिस कराई गई होगी अबव एवरेज लेवल, जो डायरेक्ट NCERT वाले हम नहीं बोलते, ठीक है ना, या लेंथी है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम की क्वांटिटी 14% है। टफ प्रॉब्लम जो बिल्कुल ही मतलब नए प्रॉब्लम थे, इस साल देखने में आए तकरीबन 6 ऐसे प्रॉब्लम थे जो बिल्कुल नए प्रॉब्लम, जिनको हम टफ की कैटेगरी में बोलेंगे, जिनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का थिंकिंग लेवल आपको चाहिए था। सो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अब 24 तो ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए, 14 ऐसे हैं जिनमें से मैं मान लूँ 14 तो यार बहुत लेंदी हो गए, ठीक है ना। इसमें से आप पकड़ करके चलो कि 14 की जगह अगर आप 8, 9 या 10 भी प्रॉब्लम कर लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। और जो 6 प्रॉब्लम हैं, अब ये 6 प्रॉब्लम करने का बेसिकली स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि ऑलरेडी बाकी पोर्शन भी उसको कवर करना होता है। तो देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 30 to 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को करने चाहिए जिसने अच्छे लेवल की तैयारी करी हुई है। तो तकरीबन 38 क्वेश्चन तक आप मान सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 120 से 140 मार्क्स, ठीक है ना, ये एक डिसेंट मार्क्स हैं फिजिक्स के अंदर, जिसमें आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के अंदर हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर जैसे हम 180 आउट ऑफ 180 देख रहे थे, तो इस बार इन्होंने पेपर का पैटर्न काफ़ी अच्छा कर दिया, बढ़िया लेवल का पेपर कर दिया, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट अब काम कर सकता है जिसने अच्छे लेवल की पढ़ाई करी हो, एक एक चीज़ें कवर करी हो, ठीक है ना। अब बहुत सारी जो मेरी ट्रिक्स थी जो मैं पहले पढ़ाता था, आप देखोगे जो जनरली मैं बोल भी देता था, यार अभी मैं करा दे रहा हूँ बट ये जनरली IIT वगैरह के लिए होती है, ठीक है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ जस्ट इन केस अगर आ गया तो तुम्हें याद रहे। तो वैसे भी क्वेश्चन इन्होंने उस साल उठा करके डाल दिए है। तो मतलब पेपर का लेवल, कई क्वेश्चंस का लेवल IIT JEE एडवांस लेवल के बराबर था। अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। इस डिस्कशन के अंदर जो टेक्स्ट बुकलेट है मैंने बता ही दिया, कोड 47 है। प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 वाला प्रॉब्लम मैंने डाला हुआ है डायरेक्ट वाले कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, देखते ही पता चल जाता है स्टूडेंट को। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, 1 मिनट तो इसमें भी पकड़ करके चलो। सो अब इसको अगर हम इवैल्यूएट करें, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैटरी इस तरीके से इस पॉइंट E और B पर कनेक्टेड है। तो इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया 3/5, इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो भी हो गया हमारा 15/25 यानी 3/5। तो दैट मीन्स ये बीच वाला रेजिस्टेंस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए यानी 8 ओम, और ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए यानी 4 ओम। अब 8 और 4 का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दे देगा 8/3, ठीक है ना। तो 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दे देगा 8/3। तो ये सेटअप बन गया आपका पूरा का पूरा 8/3 ओम का। तो दिस इज 8/3 ओम। अब आगे चलते हैं। अब ये पूरा नेटवर्क सीरीज नेटवर्क हो गया, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है वो केयरफुली वॉच कर लो। करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, बैटरी से जाने वाला करंट हमें चाहिए। तो ये जंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज 8/3। अब ये सारे के सारे सीरीज में इनको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 7। 8/3 प्लस 1/3 डायरेक्ट ऐड कर लो, 9/3 यानी 3 हो गया, 7 और 3 10, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10 ओम। और करंट की वैल्यू हमारी V/R के हिसाब से आ गई 1/2 एम्पियर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी ढंग का प्रॉब्लम था, ये नहीं कि डायरेक्ट देखा और तमाम कर दिया आपने। तो आंसर हमारा इसका जाएगा 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम मैंने जो एनालिसिस भी आपकी पूरी कर रखी है इसके अंदर, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका सेकंड वाला, ये आपने ऐसा सेम प्रॉब्लम देखा हुआ था क्लास के अंदर, ठीक है ना, सैम्पल प्रॉब्लम्स के अंदर, पीवाई के अंदर भी सेम था। मैंने बोला भी था इस तरीके का जरूरी आना चाहिए आपका ईएम वेव के अंदर प्रॉब्लम। अब इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है, वेव हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर श्योर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी वाई एक्सिस की तरफ। तो एलिमिनेशन लगाओ, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस पर दो ऑप्शन है। अब हम यहां पर चेक कर सकते हैं, और हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होती है, तो अगर ये कॉस में चल रही है तो ये भी कॉस में चलेगी, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो और सीधे सीधे आंसर बिना कुछ करे डायरेक्ट टिक कर सकते हो, विच इज सेकंड नंबर। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, फेज एंगल तो वही रहेगा, ई नॉट बाय बी नॉट हम जानते हैं सी के बराबर तब होता है जब वैक्यूम गिवन हो, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ कहीं वैक्यूम नहीं गिवन है तो हम ओमेगा बाय के डालेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व वैसे करेंगे कि ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू, हमने सब्सटीट्यूट करा ओमेगा बाय के, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया। ई नॉट हमें दिख रहा है 60, बी नॉट हमें सॉल्व करना है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 1.5 इंटू 10⁹ और k की वैल्यू हमारे पास x के कोफिशिएंट से मिल गई, विच इज 5, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 0.3 इंटू 10⁹, विच इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट ही हो गया, 3 इंटू 10⁸। तो फाइनली बी नॉट की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको मैंने पूरा ही सॉल्व करके दे दिया, बट आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हो। यही मैंने बोला था आपको कि एलिमिनेशन जरूर लगाना। थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है ये आपका डायरेक्ट क्लास का प्रॉब्लम है। अभी जो क्रैश कोर्स का रिवीजन था उसमें मैंने आपको कराया था, ठीक है ना। सेम एज इट इज प्रॉब्लम यहाँ पर छपा हुआ पड़ा है। ये कह रहा है पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ। तो दोनों एंड पर ओपन पाइप है, ठीक है ना। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें एफ दे रखी है, तो एफ का फॉर्मूला हो गया हमारा v/2l। अब ये बोलता है हम आधा पाइप इमर्स कर देते हैं पानी में, तो वो हो जाएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो जब आप हाफ पाइप को पानी के अंदर इमर्स कर दोगे तो सिर्फ लेंथ आपकी बचेगी इफेक्टिव l/2। अब ये कहता है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ। अब ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई v/4l, l की जगह हमारा बनेगा l/2। तो टेक्निकली ये v/2l ही रहा, यानी इसका वैल्यू हमारा f के ही बराबर आया। तो राइट आंसर इज थर्ड वाला ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका डायरेक्ट के अंदर ही मैंने रखा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम। ये आपने क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्शन ये आपने सीखा हुआ है, और इसका मैंने PYQ में रिवीजन के दौरान भी आपको ये प्रॉब्लम करवाया था। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, स्पीड उसकी दे रखी है c/100। कह रहे हैं इंजेक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पाथ को सर्कुलर बनाने की कोशिश करेगी। अभी कहता हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं सच दैट उसका पाथ स्ट्रेट लाइन रहे, ये डिफ्लेक्ट ना हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल आउट करे, यानी ई वेक्टर की वैल्यू हमारी v क्रॉस b के बराबर हो, या अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन हम लगा देंगे, मतलब E इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू b क्रॉस v हम करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी E b v आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब एलिमिनेशन लगाते हैं। तो पैरेलल वाला तो ऑप्शन कटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाले रख लेते हैं, पैरेलल वाला ऑप्शन हमने काट दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी, और इसका वैल्यू ये परपेंडिकुलर टू बी, और मैग्नीट्यूड ये, यानी अब हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा, हमारा काम खत्म। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें अच्छी तरह पता है जब ये पाथ स्ट्रेट लाइन होता है तो v की वैल्यू E/b, वही ईएम वेव जैसा ही हमने लगा लिया। अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इतनी, स्पीड हमें दे रखी है c/100, तो 3 इंटू 10⁸/100 इक्वल्स टू E बाई बी हो गया 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से आप E की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ से 4 चला गया, 2 चला गया, 2700 वोल्ट पर मीटर। अब आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो, 2700 वोल्ट पर मीटर के हिसाब से हमारा राइट आंसर इसमें जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉब्लम ऐसा है जो आप फर्स्ट राउंड के अंदर ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो प्रॉब्लम नंबर 5th। अब 5th वाला जो प्रॉब्लम है ये है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये भी इस साल बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 100% आना चाहिए आपका, और आया हुआ है। ये कह रहे हैं ना सर्टेन कैमरा, तो कैमरा से डरना नहीं है कि भाई कैमरा दे दिया वो तो हमें पढ़ा नहीं है, तो कैमरा की बात ही नहीं चल रही, आगे कहानी समझो। कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज अरेंज्ड इन कॉन्टैक्ट, तो 4 एक जैसे कॉन्वेक्स लेंस एक साथ अरेंज कर दिए।
सो हमने 4 लेंसेज एक साथ अरेंज कर दिए, ठीक है। अब ये जानना क्या चाहता है, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन टोटल पावर क्या होती है, एड अप हो जाती है, तो दैट विल बी 4p। और क्या जानना चाह रहे हो, मैग्निफिकेशन। अगर हर किसी का m है तो हमें इसका टोटल मैग्निफिकेशन बताना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, फाइनल मैग्निफिकेशन m1 m2 m3 m4 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा m की पावर 4। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। तो राइट आंसर हो गया 4p एंड m की पावर 4। जो कठिन आएगा मैं अपने आप बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आप देख रहे हो 6th नंबर प्रॉब्लम। अब 6th नंबर जो प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, क्लास का प्रॉब्लम, आप इसको डायरेक्ट कर लिए होगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको फ्रीक्वेंटली आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। अब टेंशन स्टूडेंट को कहाँ पे हो जाती है कि सर हम तो 45 में से 45 सोच के चल रहे थे। सोच के चलना और नीट का पेपर आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने इस बार पेपर का लेवल चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो लेवल चेंज करने से डरना नहीं होता हमें, बस खाली जितने क्वेश्चंस हम एग्जैक्टली कर सकते हैं उतने पेशेंटली हमें करने होते हैं, ठीक है ना, तब हमारी रैंक बन जाती है। तो देखते हैं 6 वाला कह रहा है 2 ampere current is flowing through 2 different small circular copper coil having radii ratio 1:2, ratio of their respective magnetic moment will be। तो हमें इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो निकाल करके देना है। मैग्नेटिक मूवमेंट करंट इनटू एरिया होता है, ठीक है ना, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो m1/m2 का रेशियो देखोगे, ठीक है ना, दोनों में करंट 2 एम्पियर का चल रहा है। सो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही हमारे पास आ जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1/4। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये जो था, ये प्रॉब्लम वायर में करंट निकालने वाला, अब ये हर बच्चा नहीं करता, ठीक है ना। ये आपने रेगुलर क्लास, इसलिए मैंने बोला था अपने क्लास नोट्स जरूर पढ़ करके जाना, ताकि आप कम से कम अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो आप उस तरीके की चीजों को कवर कर सको। तो ये क्लास का आपका प्रॉब्लम है। आपने क्लास में अच्छी तरह सीखा भी होगा कि हम जंक्शन फ्यूज कर देते हैं और फिर लास्ट में हम उस वायर का करंट निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम देख करके आपको पता चला होगा कि सर ये फर्स्ट राउंड का नहीं, ये सेकंड राउंड का हमारा प्रॉब्लम है, हम इसको बाद में सर्कल बना करके कर लेंगे। बट अब मैं तो इसको सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो इसका तरीका क्या है, जब भी वायर के अंदर करंट निकालना होता है वो हमेशा लास्ट स्टेप में निकलता है। आपने लेक्चर्स में सीखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो हम पहले इस जंक्शन को फ्यूज करते हैं, एक जगह पर मिलाते हैं और इन दोनों को पैरेलल और फिर सीरीज सॉल्व करते हुए मेन करंट निकालते हैं। सो ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा 4/3, ठीक है ना। सो 3/4 एंड 4/3 एंड दिस इज 4। अब देखो बन गया ना कैलकुलेटिव ऑटोमेटिकली। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहां पर चेक करोगे तो ये आ जाएगी 9 + 16 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाय 12 ओम इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। सो करंट हो गया V/R, तो V/R हम सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 25/12, तो ये आ जाएगा 24 एम्पियर। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो करंट हमारा चला 24 एम्पियर। अब ये 24 एम्पियर का करंट आप यहां पर इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड करोगे करंट डिवाइडर लॉ लगाते हुए। सो इधर का करंट आ जाएगा 3, ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, बाय 4 × 24, ठीक है ना। तो 18 एम्पियर आ गया। माइनस करके इधर का करंट लिख लो, तो 24 में से 18 गया तो 6 एम्पियर इधर आ गया। अब यहाँ कैसे डिवाइड करना सिखाया था, पहले इसको कंबाइन करो, कंबाइन करोगे तो वापस 24 बनेगा और इनमें डिवाइड कर दो। हम लोग जो क्लास में करते थे उसमें क्या होती थी, सिमेट्री होती थी। इसने सिमेट्री भी गायब कर दी, ठीक है ना। इस बार पता नहीं क्या ईगो हर्ट हो गई इसकी, इसने सिमेट्री भी गायब कर दी। अब करना है तो करना है। तो यहाँ का जो करंट आ जाएगा दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 6 × 24, तो ये आ गया हमारा 16 एम्पियर। बस हमारा काम बन गया। अब इधर के करंट को निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ का करंट चाहिए। अब चेक करो, इनकमिंग है 18, आउटगोइंग है 16, तो किरचॉफ लॉ लगाएं तो दिस करंट विल बी 2 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड वाला प्रॉब्लम, थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो 8th नंबर प्रॉब्लम। अब ये जो 8th नंबर प्रॉब्लम है आपका, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है आपका, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दिमाग लगाने वाला प्रॉब्लम है। इसलिए इस तरीके के प्रॉब्लम को जनरली मैंने सेकंड राउंड के लिए मार्किंग में डाल रखा है, यानी इसको प्रैक्टिस या लेंदी प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर डाल रखा है कि यार सेकंड राउंड के अंदर अगर ये क्लिक कर जाए तो कर लो, ठीक है, वरना आप जितने मैक्सिमम कर सकते हो सेकंड राउंड में उतने करो। अब इस प्रॉब्लम को हमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, समझते हैं क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 गैसेस A and B are filled at the same pressure इन सेपरेट सिलेंडर। तो सिलेंडर्स हैं, तो ये सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर
दो गैसेस भरी गई, मतलब बेसिकली दो सिलेंडर हैं ए और बी, टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर्स। तो यहां पर प्रेशर सेम है, पी कर दिया। आगे मूवेबल पिस्टन ऑफ रेडियई आर ए, तो मैंने इसका जनरली रेडियस आर कर दिया। ये पिस्टन मूव कर सकता है और आगे पीछे या फिर अप डाउन ऑफ वर्टिकल भी ले सकते हो। ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, तो प्रेशर सेम है, हीट की वैल्यू भी दोनों के अंदर सेम है। आगे अंडर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट बना के रखा हुआ है इसने, ठीक है ना। द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 एंड 9, तो ये डिस्प्लेस होता है 16, सो डेल्टा एक्स ए इज 16 एंड डेल्टा एक्स बी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वन इज 9 सेंटीमीटर। करना क्या, मुद्दे पे आओ। इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, तो कहता है डेल्टा यू भी दोनों का सेम है। अब भाई डेल्टा क्यू सेम है, डेल्टा यू सेम है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क डन भी सेम हो गया। सो डब्ल्यू ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, हम वर्क डन को पी डेल्टा वी ले लेंगे। सो मैंने इसे लिखा पी डेल्टा वी को हमने डाला ए डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, प्रेशर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि प्रेशर दोनों में सेम है, डेल्टा एक्स बी। अब प्रेशर कट गया, ठीक है ना, कांस्टेंट दे रखा था हमें, सेम दे रखा था। एरिया को हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ आर ए बाई आर बी। तो यहां से आर ए स्क्वायर बाई आर बी स्क्वायर आप जब निकालोगे पाई आर स्क्वायर डालते हुए, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स बी अपॉन डेल्टा एक्स ए। तो आर ए बाई आर बी का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी जस्ट अंडर रूट ऑफ दीज टू। तो इनका अंडर रूट लोगे तो 9/16 का अंडर रूट दैट विल बी 3/4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, नाइन्थ। अब नाइन्थ नंबर प्रॉब्लम मिक्सिंग, ठीक है ना, कंटेनर के अंदर मिक्सिंग है, जो आप अच्छी तरह जानते हो, मोल कंजर्वेशन से हम लोग केटीजी के अंदर करते हैं। बट अगेन अब इस प्रॉब्लम को भी मैंने सिंपल फर्स्ट राउंड में नहीं डाला, इस प्रॉब्लम को भी मैंने डाला हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 9 को भी सेकंड राउंड के अंदर डाला हुआ है। तो जनरली बल्कि मैंने इसको टफ सेक्शन के अंदर डाला हुआ है, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं पढ़ता ना ये चीज़ें कि मिक्सिंग ऑफ गैस को हम कैसे हैंडल करेंगे केटीजी के अंदर। सो यहाँ पर आप देख रहे हो दो कंटेनर है, वॉल्यूम दे रखे हैं, पिस्टन थर्मली इंसुलेटेड है, चैम्बर्स कंटेन इतना इतना मोल्स ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर दे रखे हैं हमें इसके, ठीक है ना। व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड देन द मिक्सचर अटेन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना ये अटेन कर लेगा हमें वो बताना है। अब समझना इस चीज को। तो देखो अब 9th वाला जो टफ कैटेगरी का प्रॉब्लम है उसको टफ क्यों बोला गया है पहले वो समझो। इस कहानी के अंदर देखने सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार यहाँ मोल कंजर्वेशन लगा लेंगे। अब जब आप मोल कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है ना, मोल कंजर्वेशन क्यों, क्योंकि दोनों गैसेस एक ही कंटेनर के अंदर आपस में मिक्स होकर के एक कॉमन गैस बन रही है। सो N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N, ठीक है ना। अब N1 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 5, N2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है 4, और इस N को हम आइडियल गैस इक्वेशन से डाल देते हैं PV बाई RT। अब लफड़ा क्या हो गया, वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम आप एडअप करके यहाँ 3 और 2 5 डाल दोगे, टेम्परेचर का यहाँ पर पंगा हो गया, ठीक है ना। अब आप ये कह सकते हो सर टेम्परेचर तो फिर इनके सेम ही होंगे, नहीं होंगे और होने में अंतर है। अब जरा आप चेक करो, मैं आपको प्रूफिंग के साथ देता हूं। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT फर्स्ट वाली के लिए लगाओगे, लगा के दिखाता हूं। सो T1 की वैल्यू मिल जाएगी P1V1 बाय RT1, P1V1 बाय N1R। अब जरा आप चेक करो, P1V1 का प्रोडक्ट इसका हो गया, P1 कितना है 1, V1 कितना है 2, सो 1 × 2 डिवाइडेड बाय R, और नंबर ऑफ मोल इसके हमें दे रखे हैं 5, तो बेसिकली आ रहा है 2/5R। सिमिलरली T2 चेक करोगे, P2V2 बाय N2R, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, P2V2 हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाय N2 हो गया हमारा 4 × R, तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 3/2R। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल ही अलग अलग आ रहे हैं। तो टेम्परेचर यहाँ सेम माना बिल्कुल गड़बड़ चीज़ है, आप टेम्परेचर को सेम ले ही नहीं सकते यहाँ पर। तो सर फिर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेम्परेचर चाहिए होगा। अब ये टेम्परेचर हम कहाँ से निकालते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है ना, इसलिए इसको टफ कैटेगरी में डाला है। सो U1 + U2 इक्वल्स टू U। अब इंटरनल एनर्जी के तो दो फॉर्मूले होते हैं, या तो F/2 nRT डालो या F/2 PV डालो। अब क्योंकि हमें टेम्परेचर तो दे नहीं रखा है, ठीक है ना, इनिशियली तो हमें प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं, तो हम PV वाले से काम चलाएंगे। आइडियल गैस सेम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कट जाएगी, तो रिजल्ट बचेगा P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू PV। अब आप जरा यहाँ गौर से देखो, हमारा एक लाइन में काम चल गया, यानी मोल कंजर्वेशन से जहां हम टेम्परेचर निकालने में अटक रहे थे, एनर्जी कंजर्वेशन से हम प्रेशर की वैल्यू सीधे सट से निकाल लेंगे। बट ये क्लिक करने में, सोचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको टफ कैटेगरी के अंदर मैंने डाल रखा है। तो यहाँ से आप P की वैल्यू
आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी P1 V1, P1 V1 की हम वैल्यू डालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी P1 इज 1 एंड V1 इज 2, सो 1 इंटू 2। P2 V2 की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल वॉल्यूम विच विल बी 3 और 2 5, यानी ये आ गया 3 2 6 7 8 डिवाइडेड बाय 5, यानी 1.6 एटमॉस्फेयर इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो राइट आंसर इज थर्ड वाला। दिस वॉज टफ प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने लिख दिया इस पे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10th। अब 10th वाला टफ तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, बट 10th वाले में क्या है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। 10th वाले में अप्रोक्सीमेशन में, हाँ इसको मैंने 10th वाले को डाल रखा है लेंदी प्रॉब्लम की कैटेगरी में, ठीक है ना, यानी सेकंड राउंड वाला प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर मैंने इसको डाल रखा है। सो 10th वाले प्रॉब्लम में ये कह रहा है द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट एमओ ले लेते हैं विच इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मरकरी। ठीक है ना, ये कह रहे हैं मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, तो हमें उधर के टाइम की वैल्यू गिवन है विच इज 687 अर्थ डेज। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन मरकरी। ठीक है ना, यानी टाइम ऑफ मरकरी निकालना है। तो कैपलर लॉ लगा लेते हैं। तो टाइम ऑफ मार्शियन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मरकरी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आर एम ओ बाई आर एम की पावर 3/2। मेरे ख्याल से आप ये डायरेक्ट समझ गए होगे, इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। सो ये हमें दे रखा है 687 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मरकरी इक्वल्स टू, अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 4, तो 4 होल टू द पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 कितना होगा, 4 हो गया 2 स्क्वायर, ये कटा, यहाँ 8 आ गया। तो टाइम पीरियड ऑफ मरकरी इज 687 डिवाइडेड बाय 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 8 जा 64। ठीक है ना, और 4 बचा, 8 5 जा 48, 6 जा 48, यानी तकरीबन 86। ठीक है ना, 86 हमारे पास अर्थ डेज के हिसाब से आ रहा है। अब एग्जाम के अंदर आप चेक करोगे यार 86 तो सर आंसर ही नहीं दिख रहा, तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अप्रोक्सीमेशन में यानी इसके क्लोज यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे 88। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट राउंड का ना बना करके सेकंड राउंड का प्रॉब्लम बनाया है, ताकि आप अगर जस्ट इन केस आपको क्लिक कर जाए कि एग्जाम के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा कौन सा होगा, उसको हम टिक करें तो वो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो आपने क्लास में किया हुआ है, तो 11th वाला आपने क्लास के अंदर प्रॉब्लम किया हुआ है, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, या फर्स्ट राउंड में इजीली निपटा लोगे। ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लम हमें दे रहा है कि आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, एक्सी दे रखा है, व्हाट वी हैव टू डू, फेज डिफरेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो पहले जेड निकाल लेते हैं। तो जेड की वैल्यू हमारी डायरेक्ट हो गई, फेजर बना लो। ठीक है ना, तो इधर साइड पर आपके पास आर आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 20 ओम, रिएक्टेंस एक्सी दे रखा है और एक्सएल दे रखा है। तो एक्सएल बड़ा है तो इधर लिखा मैंने एक्सएल माइनस एक्सी एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 20 ओम। तो यहाँ से यार सीधे सीधे हमें पता चल गया फेज एंगल इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में पहले तो लगा दो एलिमिनेशन, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा, ये गायब कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में आ जाते हैं, यानी करंट निकाल करके हमारा काम अब चल जाएगा। तो जेड की वैल्यू देखें तो यहाँ तो सीधे पता चल गया 20√2। सो करंट की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो V/Z हो जाएगी, तो 220 डिवाइडेड बाय 20√2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 11/√2। अब 11/√2 कितना होता है 0.707, 1/√2 कितना होता है 0.707। तो आप सीधे सीधे 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 7.7 समथिंग के आसपास आपका आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर हमें मिल ही चुका है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12th, अब इस जैसा प्रॉब्लम 24 में भी था, इस साल भी है। तो ये मैंने बोला भी था कि आपको सिंपल ये कटिंग ऑफ रेजिस्टेंस और ये आपके जो सर्किल वाले प्रॉब्लम होते हैं, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप देख लो, ये वाला प्रॉब्लम उसने ईजी दिया, फर्स्ट वाला आपका थोड़ा कैलकुलेटिव दिया, 3 प्रॉब्लम दिए। और ये 7th नंबर प्रॉब्लम जो था जिसमें वायर में करंट निकालना था, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक वायर है जिसको 8 इक्वल पीसेस में काटा, तो हर पीस का रेजिस्टेंस हो गया R/8। From these pieces two equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel। तो इनमें से 4 को हमने पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, अब आप डायग्राम बनाओ या डायरेक्ट करो, वो चॉइस आपकी है। तो R/8 के हमने 4 पैरेलल में लगा दिए, तो दिस विल बी R/32। ठीक है जी, अब ये कहता है देन 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज, यानी R/32 के 2 सेट्स लगा दिए सीरीज में। सो ट्वाइस इंटू R/32 हो गया। तो फाइनल आंसर इज वेरी इजी, R/16। ये आपका ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड का था, इसे कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज 4th वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13th, ये आपने सेम एज इट इज क्लास के अंदर किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डी मॉर्गन लॉ लगा करके आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो 13th वाला भी
आप कर लेना चाहिए तो फर्स्ट या सेकंड राउंड जो भी है, मतलब इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट राउंड में करूंगा। सो ये हमारा नॉर गेट है, तो इधर से ए आया बी आया, यहां पर हमें मिला ए प्लस बी का बार, ठीक है, जिसको हम ब्रेक डाउन करके लिख लेंगे ए बार डॉट बी बार। यहां से ये नैंड गेट है, तो यहां पर हमारे पास आया ए डॉट बी या बी डॉट ए लिख लो, बात एक ही है, का होल बार, ठीक है जी। इसको आप लिखोगे ए बार प्लस बी बार। अब ये एंड गेट लगा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार डॉट बी बार, ठीक है, टाइम्स ए बार प्लस बी बार। अब क्या करना है, सेपरेट कर लो, ए बार ही हो जाएगा, ठीक है ना, एक जैसे नंबर आपस में डॉट में आ जाते हैं तो वही बन जाता है, तो ए बार डॉट बी। फिर ये क्या बन जाएगा, बी बार इज ऑल्सो आपका बी बार, तो ये भी बन जाएगा ए बार डॉट बी। ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ए बार डॉट बी बार, दोनों एक साथ ही ऐड हो रहे हैं, तो फाइनली ए बार डॉट बी बार है। अब इसको लिखोगे तो ए प्लस बी का होल बार बनेगा, एंड दिस इज विच गेट, नॉर गेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 14, ये सेम एज इट इज आपने क्लास में किया हुआ है, PYQ के अंदर किया हुआ है, तो ये तो आपका फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम है। हाँ, लेंथ देख करके डरना नहीं है, सेम एज इट इज। मेरे ख्याल से तो आंसर भी बहुतों को याद होना चाहिए कि आंसर ये वाला हमने डायरेक्ट PYQ के अंदर किया हुआ था, ठीक है ना। सो दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टर्स हैं, तो ये रहे हमारे दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टर्स ए और बी, इनके चार्जेस हमें क्यू दे रखे हैं। अब एक अनचार्ज कंडक्टर, इनके बीच की फोर्स एफ है, तो पहले हमने एफ को लिख लिया, विच इज KQ² डिवाइडेड बाई R²। अब एक अनचार्ज लाए, पहले इससे टच कराया, फिर बी से टच कराया और फिर हटा दिया। टच कराने पर क्या होगा, चार्ज का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो इस पर Q/2 बचेगा। अब इसका Q/2 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3Q/2 फिर आधा आधा हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपका बचेगा 3Q/4, और C वाला अपना 3Q/4 लेकर के भाग गया। अब डिस्टेंस इसका फिर से R है, तो F' की वैल्यू हम लिखें तो K 3Q² डिवाइडेड बाई 8R², तो बेसिकली ये आ गया 3/8 टाइम्स F। सो राइट आंसर इज 3F/8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट। सो नीट का ये पेपर यही कह रहा है कि भाई अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है ना, चीज़ें सीखी हुई हैं एक एक, तो आप डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के अंदर तो जा ही सकते हो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर अब वो चीज़ इसमें मेरे को नहीं बनती हुई दिख रही, 180 में से 180 हम ले आएंगे, 170 हम ले आएंगे, ठीक है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। यानी पहले जैसा ही इन्होंने जो 2017, 16, 15 के आसपास साल होता था, वही सेम सिनेरियो इन्होंने बना दिया। नेक्स्ट, अब ये वर्नियर कैलिपर का इजी प्रॉब्लम है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सिंपल, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, मैं भी डायरेक्ट ही कर देता हूँ। सो क्या क्या कह रहा है, 10 वर्नियर स्केल एक मेन स्केल पे कोइंसाइड करती है, मेन स्केल 0.1 दे रखी है, लीस्ट काउंट लिख लेते हैं पहले तो। सो लीस्ट काउंट इज 1 MST माइनस 1 VST, ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो 1 MST माइनस 1 VST इज हाउ मच, ठीक है ना, 0.9 MST। सो आंसर इज 0.1 MST। अब MSD का वैल्यू डाल दो तो 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड। यानी इसमें पहले से 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है, पॉजिटिव जीरो एरर आ रही है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। आगे मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 5, कोइंसाइडिंग 8 की दे रखी है, डायमीटर विद एरर करेक्शन के साथ बता दो। सो डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी हमारी मेन स्केल रीडिंग विच इज 5 सेंटीमीटर प्लस कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट 0.01, और हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे जो भी हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है 0.1 सेंटीमीटर। सो फाइनली अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4.98 सेंटीमीटर मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट पार्ट का प्रॉब्लम, आप इसको फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। अब ये है अपनी क्लास की ट्रिक के ऊपर बेस्ड, ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की ट्रिक आपने सीखी हुई है काइनेमेटिक्स में, t इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, आपको कई बार बताई भी हुई थी। सो अब इस प्रॉब्लम के अंदर वो बोल रहा है टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन बता दो, और डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, माइनस डबल डिफरेंशिएशन v³, हमने v के टर्म में किया था, आपको याद होगा। सो अगर इस ट्रिक को मैं यहाँ पर लगा दूं तो एक्सेलरेशन इज माइनस डबल डिफरेंशिएशन जो भी फंक्शन है, ठीक है, टाइम्स v³। तो इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया dt/dx विच इज 2x + 1, आई होप आपको याद होगा, और इसको हम वेलोसिटी डालते थे 1 बाय वेलोसिटी। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, बस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -2
इंटू वी क्यूब। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, आंसर वी के टर्म में नहीं है, जो आपने सीखा हुआ था पी वाई क्यू जो आपका था वो वी के टर्म वाला था। तो हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू उठा करके इधर डाल देंगे। तो वी की वैल्यू 1/2x+1 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा -2/2x+1 का होल क्यूब। तो राइट आंसर इज थर्ड वाला करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका एनसीईआरटी का सेक्शन था, आपने इसे मेरे टेस्ट में भी देखा था, आपको ये क्लास में भी कराया था, रिवीजन में भी बताया था, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके भी दिया था, आपको सारी चीज़ बताई थी। तो ये 17th नंबर प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने सीधे सीधे पढ़ा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ग्राफ हमारा ए वाला होता है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। दिस वाज द डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जो मैंने आपको मार्किंग में डाल करके चिल्ला चिल्ला के बोल के भी बताया था, कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं 18th। अब 18th वाला ये है प्रैक्टिस वाला, इसको मैंने फर्स्ट राउंड के लिए नहीं गिना, 18th वाला मैंने गिना है जनरली, हाँ 18th वाला मैंने गिना है प्रैक्टिस और लेंदी सेक्शन यानी सेकंड राउंड के लिए। अब ये प्रॉब्लम वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने मेरे से हाइपोथेटिकल बोर मॉडल का कंसेप्ट सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकल बोर मॉडल के कंसेप्ट को जो हम लगाते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंशिएट करके, हमने तो और ज़्यादा सीखा हुआ है, इसने तो फिर भी ईजी दिया है। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद कांस्टेंट फोर्स f। तो फोर्स हमें कांस्टेंट दे रखी है, तो फोर्स को हम अच्छी तरह जानते हैं, सेंट्रीपिटल पुट करते हैं mv²/r, ये फोर्स कांस्टेंट है तो v² इज प्रोपोर्शनल टू r हो गया। ऐसे ही सिखाया था आपको, ठीक है ना। जैसी फोर्स है वैसा पुट कर दो, अपना रिलेशन v और r का ढूंढ लो। अब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाओ, mvr nh/2π, ठीक है, h और 2π की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो vr इज प्रोपोर्शनल टू n। अब क्या करना है, उठा करके वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो r की जगह v² डाल दो, तो ये बन जाएगा v³ प्रोपोर्शनल टू n, यही बना, r की जगह हमने v² डाला, हाँ परफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। अब v आ गया हमारा, तो v कितना आ गया, n की पावर 1/3, यहाँ पुट कर दो, तो r आ जाएगा n की पावर 2/3। तो ऑप्शन आप ढूंढोगे इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला करेक्ट, फोर्थ ही है ना, तो फोर्थ वाला करेक्ट। खैर मेरे हिसाब से तो ये भी फर्स्ट राउंड का होना चाहिए, बट मैंने फिर भी इसको लेंदी मान करके सेकंड राउंड के लिए डाल रखा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। अब ये है सुपर ट्रिक के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम जनरली मैंने बताया हुआ था कि एक सर्कुलर मोशन में जाकर के बीच में पार्टिकल अपना टेंशन जहाँ पर खत्म हो जाती है उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, बट जनरली ये भी बोला था IIT एडवांस में देता है, पर उसकी ट्रिक्स भी बताई थी। अब वो ट्रिक इसके अंदर लग रही है। अब जिसने नोट्स पढ़ लिए होंगे वो तो कर लेगा, जिसने नोट्स नहीं पढ़े होंगे उसके लिए प्रॉब्लम छूटा हुआ प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है ना। फिर भी इस प्रॉब्लम को मैंने टफ कैटेगरी के अंदर डाला है, यानी आपके पास चॉइस है, जनरली बच्चे नहीं करते, छोड़ देते हैं इस प्रॉब्लम को, टफ कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, तो जनरली वही कर पाएगा जिसने पढ़ा हुआ है टीचर से, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो देखो अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, बॉब इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, हमने v0 की वेलोसिटी दी, हम v0 को लिखते थे, आपको याद हो √nrg। अब स्ट्रिंग गेट स्लैक, यानी स्ट्रिंग की यहां पर टेंशन 0 हो गई, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से ले रहा है, यहां भी कैच है, जो मैंने ट्रिक्स बताई हुई है थीटा वर्टिकल से लिया हुआ है, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इसने यहां से ले लिया, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द पॉइंट p टू द इनिशियल स्पीड v0 इज। अब इसका तरीका क्या बताया था, शॉर्टकट ट्रिक से ही चलूंगा, क्योंकि जो कैलकुलेट करने बैठेगा वो बैठा ही रह जाएगा। तो अपनी ट्रिक इसके अंदर हम लगाएंगे, हमें बताएं यहाँ की वेलोसिटी अगर √nrg हो, ठीक है ना, और ये n की वैल्यू हमारी √5rg से कम हो, तो सेकंड हाफ में जाकर के, ठीक है ना, सेकंड हाफ में जाकर के बॉडी का टेंशन 0 हो जाता है, थ्रेड का टेंशन 0 हो जाता है, वहां से बॉडी प्रोजेक्टाइल बन जाती है। तो हम अपने तरीके से करते हैं, तो ये अगर एंगल हम वर्टिकल से ले लें, नाम अल्फा डाल देते हैं, तो इधर टेंशन तो 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी हो जाती है √rg, ठीक है ना, √rg cos थीटा। अब थीटा की जगह मैं अल्फा डाल देता हूं, और ये cos अल्फा कितना होता है n-2/3। ये सारी ट्रिक्स आपने पढ़ी हुई हैं क्लास के अंदर, बस अब इससे हम रिजल्ट निकाल देंगे। अभी ये मैंने टफ में डाला है ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो फर्स्ट राउंड के लिए तो नहीं है, सेकंड के लिए भी नहीं है, थर्ड के लिए जब याद आए तो कर लो। अब हमें रेशियो निकालना है इसमें v का और v0 का, तो ये रेशियो अगर हम देखें v डिवाइडेड बाय दिस वाज v0, सो v बाय v0 का अगर आप रेशियो देखोगे तो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी, rg तो कट जाएगा आपका, रेशियो में बचेगा ऊपर cos अल्फा डिवाइडेड बाय n। अब अल्फा को हम पुट कर देते हैं, इन भाई साहब ने ये थीटा दिया, तो अल्फा हो गया 90 माइनस थीटा, तो √sin थीटा बाय n। अब आप ऑप्शन में देखो, आपको n के टर्म में आंसर ही नहीं दिख रहा है, यानी n की वैल्यू और निकाल करके डालनी पड़ेगी, तो यहां से n की वैल्यू निकालते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा इज n-3, n-2/3,
ठीक है, n-2 की वैल्यू हो गई 3 साइन थीटा और n की वैल्यू आपके पास आ गई 2 + 3 साइन थीटा। तो ये टफ कैटेगरी का प्रॉब्लम है। अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 साइन थीटा, ये हमारा ऑप्शन बना। इस हिसाब से देखेंगे तो राइट आंसर हमारा इस प्रॉब्लम का बनेगा फर्स्ट वाला करेक्ट। ये हमारी ट्रिक के ऊपर बेस्ड था, पूरे सर्कुलर की जो मेन ट्रिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायोड वाला। अब ये डायोड वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अब ये जनरली एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें छोटा सा कैच है, बस यही बताना है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, बट इसने कहानी दे रखी है 15 मिलीसेकंड की, ठीक है ना, ये कहानी गड़बड़ करा देती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15 मिलीसेकंड पर हमें नहीं पता कि पोलैरिटी, देखो मेन तो वही है ना, पोलैरिटी कैसी होगी। अब ये पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, उल्टा हुआ तो ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो कैच इतना ही है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे वो तरीका समझो। तो तरीका ये है कि साइन ओमेगा टी, हमने इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का देख लिया, ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई, 2 पाई बाई टी डाला इक्वल्स टू 100 पाई, और यहां से t की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है ना, 100 पाई, ये यहां से कैंसिल हुआ, 2/100 मिली सेकंड के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज 20 मिली सेकंड। तो 20 मिली सेकंड इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक किया जैसे SHM में हम करते हैं, हर पार्ट t/4 का हो गया, यानी दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20। अब आपको पूछा जा रहा है 15 मिली सेकंड, ठीक है ना। 15 मिली सेकंड में आप देख लो पोलैरिटी नेगेटिव हो चुकी है, यानी अपर पोर्शन इज नेगेटिव एंड लोअर पोर्शन इज पॉजिटिव। रेड कलर से कर देता हूं, तो ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा आपका, एंड दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस। ये कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंट्रल टैप, ठीक है ना, तो आप सेंटर पे लगा लो। तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन देखोगे D1 इज रिवर्स बायस, D2 इज फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, यूनिट एंड डायमेंशन का ये एक ऐसा मनूस टाइप का प्रॉब्लम ही बोलूंगा, जो कैलकुलेट करने बैठे तो करते रह जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी देखते ही टफ कैटेगरी के अंदर मैंने डाला हुआ है कि यार ये भी वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास टाइम है या जो एलिमिनेशन की टेक्निक लगा ले। अब ये क्या कह रहा है, पूरी कहानी बता रहा है। बैलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस इन्फ्लेशन आउटलेट, पहले इतने में ही हार्ट अटैक आ जाता है पढ़ते पढ़ते। हैज स्मॉल एरिया ए, इट इज फिल्ड विद गैस ऑफ डेंसिटी रो, spherical shape radius r, gas is allowed to freely out of it, radius r changes to 0 in time t, if the speed of the gas coming out of the balloon depends on r as r to the power a and t which is proportional to इतना। तो अब बता दो भाई a, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यूज कितनी होगी, है ना। तो भयानक टफ प्रॉब्लम है। अब जब आप v की प्रोपोर्शनलिटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि v डिपेंड कर रहा है r पे और t पे, और t ये महाभारत में लगा हुआ है। तो बेटर यही है कि हम t को पहले सॉल्व करें। तो t वाले को अगर हम देखेंगे तो t इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा, एरिया ही है हाँ, डेंसिटी की पावर गामा एंड रेडियस की पावर डेल्टा। देखते हैं क्या आता है। t इज टाइम, तो t इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन का हम डायमेंशन डाल लेते हैं विच इज mt-2 की पावर अल्फा, एरिया हमें पता है L² हो गया की पावर बीटा, डेंसिटी होगी ml-3 की पावर गामा एंड रेडियस हो गया L की पावर डेल्टा। अभी m वाला टर्म, पहले तो एक काम करो t वाला टर्म फिल्टर करो, पर चलो ठीक है सारा ही कर लेते हैं। सो m की पावर यहाँ से आ गई अल्फा, यहाँ से आ गई गामा, ठीक है, और कहीं कुछ मिला नहीं। L फिल्टर करते हैं, L की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 बीटा, और L की वैल्यू आ गई -3 गामा, और यहाँ से आ गई प्लस डेल्टा, ml आ गया। अभी t फिल्टर कर लेते हैं, t की वैल्यू -2 अल्फा, यहाँ कहीं t नहीं है। अब देखो इधर से हमें सीधे अल्फा मिल गया -12। अब अल्फा -12 कौन कौन से ऑप्शन में, पहले खटाक से देखो। तो अल्फा की वैल्यू -12 इसमें नहीं है, भगाओ इसको, इसमें नहीं है, भगाओ इसको, इसमें है और इसमें है। अब क्या करेंगे आप? सर बीटा सॉल्व करेंगे। क्यों करोगे भाई? जब यही दो ऑप्शन है तो बीटा आपको -1 सीधे पता तो है, क्यों करोगे सॉल्व? तो यही एलिमिनेशन के अंदर हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगली वैल्यू क्यों सॉल्व करनी जब उसने खुद ही दे रखी है बीटा इज -1। नाउ अगर हम गामा ढूंढ लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब गामा कैसे ढूंढे? अब गामा किसके अंदर छुपा हुआ है? गामा छुपा हुआ है अल्फा प्लस गामा, इसके अंदर छुपा हुआ है। अब डायरेक्ट ही हम निकाल लेंगे, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव अल्फा यानी +12, खत्म सवाल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया 4th वाला करेक्ट, बट मैंने इसको फिर भी टफ कैटेगरी में डाल रखा था, ये मानते हुए कि यार ये सोचने में आपको मतलब दिक्कत देगा, अगर आप सोच लोगे तो कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट ये जो 22 नंबर प्रॉब्लम देख रहे हो ना आप, ये प्रॉब्लम भी आपका NCERT का है।
आपको ध्यान हो, मैंने आपको जो एनसीईआरटी कराई थी उसमें एनसीईआरटी में मार्किंग में एक चीज डाली थी, माइक्रोस्कोप का एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में, ठीक है ना। आप देखोगे मैंने वहां लिखा भी था, जब ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू फोकस, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी हो, तो एनसीईआरटी वाला वो फॉर्मूला लगाना है, आप चेक कर लेना, अभी भी आपके पास होगी। तो सेम एनसीईआरटी की उस मार्किंग के ऊपर देखो आपको ये दूसरा सवाल मिला है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जो एनसीईआरटी वाला एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर पिन पॉइंट करके डालेंगे, L/FO इंटू D/FE, ठीक है ना, डायरेक्ट ये मानते हुए, क्योंकि हमें कुछ और दे ही नहीं रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे है, किस तरीके से है, तो हम सीधे सीधे इसी तरीके से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो लेंथ हमें दे ही रखी है, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, फाइनल इमेज हम इन्फिनिटी पर लेते हुए चल लेते हैं। लेंथ की वैल्यू होगी 40, FO की वैल्यू हमारे पास होगी 2 इंटू D हो गया 25, FE की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 125। तो 125 इज द मैग्निफिकेशन, दिस वाज द एनसीईआरटी का फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ, क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट, अब 23 नंबर प्रॉब्लम, ये मैंने डायरेक्ट रखा हुआ है, ये आपको फर्स्ट राउंड में कर लेना चाहिए क्योंकि आपने ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की हुई है। तो 23 नंबर प्रॉब्लम आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ये कह रहा है टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P and Q सब्सेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 ऑसिलेट वर्टिकली, देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम। तो मैक्सिमम स्पीड सेम है तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, A1 ω1 बराबर A2 ω2। तो डायरेक्ट हमने लगाया AP ω_P या A1 ω1 ही कर लेते हैं, A2 ω2। ये कह रहा है इफ देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम द रेशियो ऑफ AQ/AP। अब Q कौन है, 2 वाला है, तो इसको टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हैं, AP अभी ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा क्या होता है √K/M, ठीक है ना। तो √K/M के हिसाब से देखें, मास तो वैसे भी सेम लगा रखा है, तो √K1 यहां आ गया AQ √K2। सो AQ/AP का आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो दिस इज इजी प्रॉब्लम, तो दिस विल बी √K1/K2। तो √K1/K2 के हिसाब से इसमें राइट आंसर आपका गया फर्स्ट वाला। तो ये आपका इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो अब आ जाते हैं 24 पर। अब देखो 24 वाला प्रॉब्लम आपने रिवीजन में भी पढ़ा था, ग्राफ पे बताया था आपको, उसका कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखने वाला, सेम एज इट इज डिट्टो प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है कि ये रही कैपेसिटर की प्लेट्स, ठीक है जी, और हमने यहाँ पर इसको सप्लाई दे दी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बीइंग चार्ज सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट। तो इसका चार्ज बेसिकली टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है यहां पर, ठीक है ना, इस रीजन के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको शेड कर लिया करो, ठीक है ना। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, वो यहां से यहां जाने पर, ग्राफ भी आपको बताया था, वो ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल सॉलिड वायर वाला था इस तरीके से, तो ये फील्ड इस तरीके से रहेगी, ये आपका एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो सॉलिड पाइप की तरह इन जो प्लेट्स के बीच में होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब आप ऑप्शन देखोगे इसका, तो 0 बिटवीन द प्लेट, ये तो गया, ये गया, कांस्टेंट है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। तो 24 वाला आपका डायरेक्ट क्लास का कराया हुआ प्रॉब्लम था। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है 25 नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है, ये तो सिंपल है, तो आपने जरूर कर लिया होगा, इस तरीके का आपने क्लास में प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट राउंड का ही प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना दे रखा है हमें, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड से इसको रोटेट कराया जा रहा है 60 डिग्री से, तो हमें पता करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी PE, सीधे फॉर्मूला बेस्ड cos θ2, ठीक है। PE का वैल्यू आप देखोगे तो डायपोल मोमेंट हो गया 5 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 4 × 10⁵, cos θ1 हो गया cos 0 माइनस cos 60 विच इज हाफ, ठीक है। तो ये हाफ बचा, तो रिजल्ट मेरे पास आ गया 1 जूल का। तो राइट आंसर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हमारा थर्ड वाला, करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं 26। अब ये 26 वाला आपको याद जरूर होगा, रिवीजन में भी बताई हुई है, ठीक है ना, क्लास में भी बताई हुई है, इवन PYQ में भी बताई हुई है ट्रिक, ठीक है ना। तो ये सीधा ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने खूब किया हुआ था प्रैक्टिस, और इवन वही वर्ड टू वर्ड PYQ आपका उठा करके छाप दिया। तो ये कह रहा है म्यू के की वैल्यू बता दो, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, रफ का टाइम स्मूथ वाले के टाइम का डबल है, तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। सो म्यू के का फॉर्मूला n², डायरेक्ट हम ट्रिक लगा रहे हैं बाय n² × tan θ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस बार ट्रिक के ऊपर बेस्ड थे, बट मैं फिर भी वही बोलूँगा, पेपर टफ था, ठीक है ना, बोलना आसान है, बट एग्जैक्टली जो स्टूडेंट वहाँ फील करेगा उसको पता होता है कि यार तीनों चीज़ें हैंडल हमें करनी है। सो n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 3/4 θ 45 हो गया। तो एग्जैक्टली यही हमने, यही वर्ड टू वर्ड वैल्यू वाइज हमने किया हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
27 पर आते हैं। 27 भी आपने सीखा हुआ है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मार्किंग में मैंने बताया हुआ था, डी ब्रोगली का ये जरूर करके जाओ, यही कंसेप्ट आपका आया हुआ है 27 का। तो ये हमारा डायरेक्ट फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम है। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा हो तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। आर को एन स्क्वायर आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड डालते हैं, ठीक है। तो ये बचता है हमारा इस तरीके से। इवन आपको ये भी बताया था कि ये पूछ ले लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन होगा या क्या होगा, इस तरीके की चीज़ हम लोगों ने रिवीजन में भी की थी, क्लास में भी की थी। तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको बोर ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, आर नॉट दे रखा है, एन की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, जेड अपना हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। सो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई इंटू आर नॉट इंटू 2। सो बेसिकली ये बना 4 पाई आर नॉट, ठीक है। अब 4 पाई की वैल्यू हमारी हो जाती है कितनी, 12 पॉइंट समथिंग 5, 25/2 डाल लो। तो 25/2 इसको डाल लो, इंटू आर नॉट हमें दे रखा है 0.052। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करने पर 25/2 भी क्यों ही डालो, मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। तो 12 पॉइंट समथिंग डाल देता हूँ, 12 पॉइंट आ जाएगा, 3.1 पकड़ लें तो 12.4 के आसपास आ जाएगा। अब तकरीबन अगर आप इसे 10 भी ले लो ना तो 0.52 हो गया। 12.4 लेने पर 0.52 से थोड़ा सा बढ़ा, तो मैं तो एलिमिनेशन से कर दूंगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो गया 28। अब 28 नंबर जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कह रहा है सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज। तो सन का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अपनी एक्सिस के अबाउट दे रखा है 27 डेज। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इफ सन वर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस। तो सन को एक्सपैंड कराया, ठीक है ना, डबल रेडियस तक। तो एक्सपैंड कराने के दौरान मास तो कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज होता नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2, और कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही। सो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम इसको 2 पाई बाई टी डाल देते हैं। सो I1/T1 इज इक्वल्स टू I2/T2। ये भी आपने किया हुआ था, इसलिए आपको ये फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था। I1 की जगह आ जाएगा 2/5 mr²। मास तो दोनों तरफ सेम ही है, चाहे एक्सपैंड करो चाहे पहले वाला रखो। तो दिस विल बी R1²/T1 R2²/T2। हमें T2 निकालना है, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू ले लेते हैं, विच इज R2/R1 का होल स्क्वायर टाइम्स T1। सो T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई R2/R1। अब R2/R1 आप चेक करोगे तो रेडियस क्या किया गया, डबल किया गया। तो दिस विल बी 4 टाइम्स T1 विच इज 27। तो ये आ जाएगा 108 डेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड हो गया हमारा ये। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये तो आपने क्लास में किया हुआ है यार, पता नहीं कितनी बार आपने ये लगाया हुआ होगा। तो डायरेक्ट क्लास का ही आपका प्रॉब्लम है, फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी, तो आपने कर ही लिया होगा। परसेंटेज एरर इन पी। तो परसेंटेज एरर इन पी टेस्ट में भी आपने ये प्रॉब्लम जरूर देखा होगा मेरे। तो थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन ए विच इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन बी विच इज 3 प्लस सी तो 1 है पावर, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी विच इज 2 प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन डी विच इज 4। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। तो 6 3 9 2 11 12 13। तो 13% इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर अब आप देख सकते हो 4th इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर हम चले। अब ये जो है ये है कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। आपने क्लास में किया हुआ है इस तरीके का, सेम एज इट इज प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपने ये क्लास के अंदर किया हुआ है। तो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल करके, ठीक है ना, और इसमें कैलकुलेटिव प्रॉब्लम बनाना, थिकनेस वाले मैंने आपको कराए हुए थे, बट ये होते हैं कैलकुलेटिव, फर्स्ट राउंड में करने वाले नहीं होते। तो ये आपको सेकंड राउंड के लिए बचा के रखने चाहिए थे, ठीक है ना, उसमें आपको इसको करना चाहिए था, बट कैलकुलेटिव और लेंथी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसमें 2 स्लैब डाल दिए, एक तो K1 डाल दिया और एक हमने K2 डाल दिया। K1 की थिकनेस हमें दे रखी है 3D/8, K2 की थिकनेस हमें दे रखी है D/2, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये खाली जगह कितनी बची है। मत मान लेना कि पूरा D के बराबर हो गया, जोड़ करके देख लो D के बराबर नहीं मिल रहा। तो D/2 को आप लिख सकते हो 4D/8, है ना। तो इसको 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 4D/8, तो 3D/8 ये आ गया, 4D/8 ये आ गया, यानी टोटल हो गया 7D/8। तो बचा खाली D/8, ठीक है। अब क्या तरीका सिखाया था, K इक्विवेलेंट लिख लो। अब ये कह रहा है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसकी कैपेसिटर एयर कैपेसिटर की डबल हो जाती है, यानी K इक्विवेलेंट का वैल्यू बेसिकली 2 है, ठीक है ना। तो हम इसका K इक्विवेलेंट लिखते हैं, और K इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, σD/σD/K, बट कैलकुलेटिव है,
ठीक है ना। तो के इक्वलेंट की वैल्यू सिग्मा डी तो ऑब्वियसली डी ही हो गया। अब डी बाई के, तो 3D/8K1, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, इसको मैं लिख रहा हूं 4D/8 लिख लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, या D/2 ही बड़ा रहने दो, बाद में देख लेंगे इसको, इंटू K2, और प्लस लास्ट वन इज D/8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जरा आप क्वेश्चन में देखो K1 दे रखा है 1.25 K2, हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, K1 की, तो K2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.25 10/8 होता है, ठीक है ना। छोटी छोटी कैलकुलेशन की इसमें ट्रिक्स लग रही हैं, ठीक है ना, क्या लेंदी से सिंपल बनाने की टेक्निक्स लग रही हैं, एलिमिनेशन लग रहा है, तो मतलब पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के पेपर के अंदर आप मतलब अगर आपका 120 भी हो रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आप तब भी रेस में टिके हुए हो। फिजिक्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आप रेस के अंदर तब भी टिके हुए हो, तो इसलिए डरने घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है ना, तो थोड़ा उसके लिए वेट करना है। तो K1 को मैं लिख रहा हूँ 10/8 K2, या 5/4 लिख लो, चलो 10/8 ही बड़ा रहने देते। तो K2 हो गया 8/10 K1, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मैं इसको करूं तो के इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दिस के इक्वलेंट की वैल्यू इज डी बाय। तो हर एक प्रॉब्लम जो है हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जो लेंदी वाला है नहीं, अदरवाइज नीट के अंदर आपने देखा ही था कि जो हमसे प्रॉब्लम पूछे जा रहे थे वो डायरेक्ट टिक करो और आगे चलो। K2 की वैल्यू हम डाल दें तो विच इज 8 K1 और 10। अभी यहाँ पर इसको मैं उड़ा देता हूँ ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ गया D/8। तो आप देख रहे हो नीचे LCM में 8K1 आ गया, तो 8K1 को मैं ऊपर डाल देता हूँ, बेटर यही रहेगा। और नीचे मेरे पास बचेगा ये रिजल्ट बचेगा मेरे पास 3, और इधर आ गया 5, 5 और 3 8, 8 प्लस K1। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ के इक्वलेंट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2, ये हमें 2 के बराबर दे रखा है क्योंकि डबल हो जाता है, तो 2 डाल देते हैं। तो 4K1 इज इक्वल टू 8 प्लस K1, तो 3K1 इज इक्वल्स टू 8, तो K1 की वैल्यू आ गई 8/3। अब 8/3 के हिसाब से देखोगे तो 2.33, 2.33 भी नहीं, 2 पॉइंट ये आ जाएगा 66, ठीक है ना। सो देखो कितनी नज़दीक में वैल्यू दे रखी है, 2.66 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव भी है, थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक हुई सवाल गया, ठीक है ना। तो परफेक्ट आपको ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट 31 नंबर प्रॉब्लम आपका ये कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास, अब ये तो आपने क्लास में किया हुआ है, इसमें तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कर देना चाहिए। बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम 40 मीटर हाई, ठीक है ना, बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड और 10 मीटर पर जाती है। तो इम्पैक्ट की वेलोसिटी निकाल लो और इम्पल्स आपको निकालना है। इम्पल्स मैंने बताया भी था आपको आएगा जरूर। तो V1 हो गया √2gh1, ठीक है जी, √2 g की जगह 10 डाल दो, h1 हमारा 40 हो गया, तो ये बेसिकली हो गया √800। अब कहोगे जी 9.8 बाद में मैनेज कर लेंगे। V2 हो गया √2gh2, 2gh2 सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 200। अभी इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो वो एड अप हो जाएगा mv1 प्लस V2। सो mv1 प्लस V2 करोगे तो इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा m इंटू 10√2, ठीक है ना, और साथ में अंदर V1 प्लस V2 करने पर हमारे पास बचेगा 2 + 1 3, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब m की वैल्यू में दे रखी है 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√2 यानी 15√2। अब 15√2 आप सिंप्लीफाई करो, अब 15√2 की जो वैल्यू आ जाएगी 1.4 मान लो, ठीक है ना, तो ये तकरीबन हमारा आ जाएगा 21 न्यूटन सेकंड के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 32। ये आपका एज इट इज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपने सीखा हुआ है, आपने किया हुआ है, ठीक है ना, आपके क्लास नोट्स के अंदर मेंशन्ड है। ये कह रहे हैं 2 cities X and Y आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, bus leaving in each direction every t minute. A girl is driving a scooty with a speed 60 km/h in the direction x to y. Notice that bus goes past her every 30 minutes. तो बस उसको क्रॉस करके, बस की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में बस की स्पीड ज़्यादा है, बस स्कूटी को क्रॉस करके 30 मिनट में जाती है। तो हम बस की स्पीड v ले लेते हैं, स्कूटी की स्पीड हमें 60 दे रखी है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई v - 60। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो गया 30 मिनट यानी आधा घंटा। तो इक्वेशन बन गई d इक्वल्स टू हाफ ऑफ v - 60। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बना देते हैं इसी तरह, 10 मिनट का टाइम लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो d इक्वल्स टू, ठीक है ना, 10 मिनट को आप सिंप्लीफाई करोगे 1/6 आ जाएगा, v + 60। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अभी दोनों को इक्वेट कर लो, ठीक है ना, डिवाइड कर लो, चॉइस आपकी है। तो इक्वेट कर लेते हैं इसको, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स v - 60, v + 60। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
ठीक है, ये v की वैल्यू आ जाएगी, ये बना मेरे पास 3v और इधर आ गया ये v, तो ये बना 2v इक्वल्स टू 180 प्लस 60, तो 120 आ रहा है। तो v का वैल्यू आ रहा है 120, यानी बस की स्पीड आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर। अब एलिमिनेशन लगाओ, 120 किलोमीटर पर आवर जो बस की स्पीड आ रही है उस हिसाब से हम देखें तो हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया, ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, भगाओ इन सबको, तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक है ना। हाँ, अब आपको फ्रीक्वेंसी या टाइम निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, वी की वैल्यू डाल करके टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड लगा दिया, यहाँ से आपको बस का टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना, तो 15 मिनट ही आ जाएगा वो। नेक्स्ट 33। अब 33 वाला प्रॉब्लम केटीजी का प्रॉब्लम है, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, अब केमिस्ट्री का बोल लो, फिजिक्स का बोल लो, बट कैलकुलेटिव है। अब इसमें इस तरीके के प्रॉब्लम जनरली पहले हम लोग करते थे, आपने देखा होगा मेरे फेज 2 वगैरह के अंदर जब टफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है ना, करा ही देते थे उस टाइम तक, तो उस टाइम पे हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम जनरली डिस्कस कर देते थे। बट पैटर्न देखते हुए, अभी का पैटर्न क्या कह रहा है उसे देखते हुए इन्होंने एकदम से ये प्रॉब्लम उठा करके डाल दिया। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप ऐसे प्रॉब्लम पे ग्रिप बना पाओगे। प्रॉब्लम कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, वॉल्यूम दे रखा है, मोल दे रखे हैं, आफ्टर सम टाइम ऑक्सीजन इज विड्रॉन, इट्स गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11। अब गॉज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 27, मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर इज इक्वल टू, तो हमें सिलेंडर से कितनी ऑक्सीजन निकली उसका मास निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में आप देखो कि यहां पर जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस जो भी हमें दे रखा है 11। सर ये कैसे लिखा, गॉज प्रेशर होता है गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस, तो बेसिकली गैस का प्रेशर आ गया 12 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आप यहां से क्या करोगे, बचे हुए मोल निकाल लोगे, तो बचे हुए मोल हम निकाल लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो प्रेशर हो गया हमारे पास 12 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को मैं 10 टू द पावर 5 ही डाल देता हूँ, इसने वैसे दे रखा है आपको 1.01, ठीक है ना, बट इतना हम राउंड ऑफ में चला लेंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा है कंटेनर का विच इज 30 लीटर, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -3 डाला, डिवाइडेड बाय मोल्स। अब मोल्स हमें निकालने ही है बचे हुए। आर की वैल्यू, देखो आर के लिए आपको कैलकुलेशन टिप दे रहा है 100/12, तो इसका यूज करेंगे हम, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू टेम्परेचर 27 है, तो विच विल बी 300। तो यहाँ से रिमेनिंग मोल्स हमारे पास आ गए, ठीक है ना, ये बचा हमारे पास 10, 12 12 144 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 2, नीचे आ गया 1000, ठीक है। तो अब आप इसे देखोगे तो बचे हुए मोल्स की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई 14.4, दीज आर द रिमेनिंग मोल्स। अब कितने मोल गए, तो इनिशियल माइनस बचे हुए, इनिशियल कितने थे 18.2, सो 18.2 माइनस 14.4, तो रिजल्ट आया 12 में से 4 गया 8, 7 में से 4 गया 3, तो 3.8 मोल ऑक्सीजन के हमने विड्रॉ कर लिए। सो अब हमें मास निकालना है, तो मास हो जाएगा वही मोल इंटू मोलर मास, तो 3.8 इंटू 32, दिस इज ग्राम, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, अब ये मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेशन ले लूं तो 38, ठीक है, और 32। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 to 1.6 ग्राम, ठीक है ना, यानी 0.1216 ग्राम। अब देखो ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा 0.1216 में, क्योंकि हमने प्रेशर की यहाँ वैल्यू डाल रखी है 10 to the power 5, ये प्रेशर होगा 1.01, यानी थोड़ा सा ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगा तो ये चीज़ हमें कम मिलेगी और ये रिजल्ट हमें कम मिलेगा। तो 0.121 से कम, 0.121 से ज़्यादा तो ये हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, एक ही ऑप्शन कम है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक एक जगह, इसको मैंने टफ की कैटेगरी में डाल रखा था, एक एक जगह पर इसने आपसे खेला हुआ है, ठीक है ना, इस एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, तो अब आ जाते हैं हम लोग 34 नंबर प्रॉब्लम। ये तो आपका सीधे सीधे PYQ है, 2016 या 27 में आपने किया हुआ था, और इवन लेक्चर और टेस्ट में भी आपने किया हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है तो आपने इसे बैटरी बना दिया, EMF इसका लिखा है LdI/dt, L की वैल्यू हो गई 1, dI/dt तो 1 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट है ही। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एम्पियर। अब आपको VA माइनस VB निकालना है, तो VA माइनस VB इज सिंपली इक्वल्स टू 1 + 5 6, 6 और 4 10, तो 10 वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके 35 वाला एक बहुत ही डिफरेंट और टफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम बच्चे इस तरीके का प्रॉब्लम देख पाए होंगे या कर पाएंगे, बिल्कुल नया थिंकिंग लेवल में। अब प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम,
ठीक है ना। अब एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। सैंड लीक स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स वर्टिकली, तो सैंड यहां से निकलती चली जा रही है, ठीक है ना। अब जब ये सैंड यहां से निकलती चली जाएगी तो ऑब्वियसली मास कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है द एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स दीज चेंजेस। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है √k/m। अब मास की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो ओमेगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा के बढ़ने वाला ऑप्शन तो हमारा इसके अंदर ये है नहीं, ठीक है ना। और एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब ये कह रहे हैं एम्पलीट्यूड के बारे में बताओ। अब देखो ओमेगा कम होता चला जा रहा है, यहां से मास निकलता चला जा रहा है, तो मास निकलता चला जा रहा है तो जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एनर्जी कम होती चली जाएगी तो ये उतनी दूरी तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पहुंचना चाहिए था, यानी इसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सो इसमें ओमेगा तो इंक्रीज करेगा बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह सकता, इंक्रीज कर नहीं सकता, तभी करेगा जब एनर्जी बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड टफ प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही डिफरेंट और टफ प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर इसको मैंने रखा हुआ था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेट। तो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है पर वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम रहा है। तो कह रहा है फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू NHE/, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है NH/E। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B/πr², मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, सीधे डाला NH/E। करना क्या, मुद्दे पे आते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो दिस इज टफ प्रॉब्लम, ये आम बच्चा नहीं सोच पाएगा, ठीक है ना। सो हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो μ/L, ये आपने पढ़ा हुआ है E/2m होता है। सो म्यू की वैल्यू हो गई E/2m इंटू L। अब L क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आप उसको पॉइंट मास ले लो, ठीक है ना। या तो I ओमेगा डाल दो या MVR डाल दो, जो आपकी चॉइस करे, दोनों से एक ही रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक ही रिजल्ट E/2m, ठीक है, और मैं इसको डाल देता हूं MVR। अब क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो V की वैल्यू तो ऑलरेडी भाई R ओमेगा डालोगे तो आपको वही मिल जाएगा mR² ओमेगा, तो या तो MVR डाल लो या mR² ओमेगा डाल लो, बोथ आर सेम। अब हम रिजल्ट को मैनिपुलेट करेंगे, यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब देखो हमें स्पीड तो यहां चाहिए नहीं, ठीक है ना, स्पीड का यहां कोई रोल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घूम रहा है। तो अब हम फॉर्मूले मैन्युफैक्चर करते हैं, हम जानते हैं mv/qb के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखो mv का वैल्यू मिल गया qbr, तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो म्यू का वैल्यू हो गया E/2m, mv की जगह डाल दिया EBR, ठीक है ना। तो EBR और ये बन गया EBR²। अब क्या करना है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, ये चाहिए। अब आपको यहां पर रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेडियस की वैल्यू यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट मार देते हैं। सो E²/2m इंटू B। अब R² की वैल्यू आप डायरेक्ट उठाओ NH/E और टाइम्स B से B जाएगा कट, ठीक है ना। E से एक E कट जाएगा, रिजल्ट बनेगा NH/2m, ठीक है ना। और साथ में मेरे पास बचेगा पाई, एक पाई में यहां लिखना भूल गया, यहां से R² की वैल्यू उठाएंगे तो NH/2π है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब ये जानना चाह रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, तो n की जगह 1 डाल दें तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी EH/2πm, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका आप देखोगे EH/2πm के हिसाब से थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके 37, ये कह रहा है बॉडी वेज 48। ये तो सिंपल आपने किया हुआ है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये तो आपने क्लास में भी किया है, रिवीजन में भी किया है। तो बॉडी का वेट 48 न्यूटन है अर्थ पर, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं जब हाइट 1/3 रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए तो वहां पर वेट बता दो। तो G' का फॉर्मूला, ठीक है ना, GRE² डिवाइडेड बाय RE + H का होल स्क्वायर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस, तो H की जगह R/3 डाल देते हैं, तो 16/9 आ जाएगा हमारे पास। सो 9/16 ऑफ G, तो नया वेट हो जाएगा W' हो जाएगा 9/16 ऑफ पुराना वेट इज हाउ मच 48, तो ये आ जाएगा 27 न्यूटन। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट राउंड का हो गया 27 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब बहुत टफ, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी टफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और मेरे ख्याल से इस तरीके का प्रॉब्लम JEE एडवांस वगैरह के अंदर पूछा जाता था, उसके अलावा ये प्रॉब्लम कहीं नहीं देखा गया इस तरीके का लॉजिकल भयानक टाइप का प्रॉब्लम। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी
टफ कैटेगरी प्रॉब्लम, ठीक है ना, स्पेशली डिजाइन फॉर जेईई एडवांस टाइप के एग्जाम के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज वन वॉल एट x इक्वल टू एल, ठीक है ना, तो x इक्वल टू एल पर हमें एक ये वॉल दे रखी है, एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन z डायरेक्शन, तो इस तरीके से z डायरेक्शन में हम इसको बहुत चौड़ा यूं करके ले सकते हैं। ओके, ये कह रहे हैं व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन s एंड डेंसिटी रो, तो हमने इसमें लिक्विड भर दिया, ठीक है ना, सरफेस टेंशन s है और डेंसिटी रो है, तो लिक्विड का लेवल कुछ इस तरीके से हाइट यूं राइज कर रही है। द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट with the x-axis at x equal to L. If yx is the height of the surface, then equation for yx. अब ऐसा कभी नहीं पूछा गया, इतना टफ, ठीक है ना, मतलब पता नहीं इनकी क्या विचारों की ईगो हर्ट हो गई कि इन्होंने इस बार उठा करके पूरी की पूरी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी करवा दी। तो हम क्या करेंगे, बता तो रहा हूँ, बट जनरली बहुत ही आगे के लेवल का है। x डिस्टेंस पे जाते हैं, इस तरीके से हम एक छोटा सा पोर्शन काटते हैं, ठीक है ना, इसकी हाइट हम y ले लेते हैं और इसकी थिकनेस हम dx ले लेते हैं। अब सीन क्या बन रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन की, ये इसको इधर पुल कर रही है। अब ये सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी हो जाएगी, ये थिकनेस हम z ले लेते हैं, इसकी सरफेस टेंशन की फोर्स हो जाएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ कितनी हो गई इसकी z, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू s इनटू z, ठीक है। अब इस फोर्स को मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा जो वेट को बैलेंस करेगा, बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर लगाया। सो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया f साइन थीटा, ठीक है ना, वो नीचे आने वाले वेट को बैलेंस कर रहा है। तो f की वैल्यू होगी एस जेड साइन थीटा, थीटा ये क्वेश्चन में बोल करके चल रहा है थीटा इज वेरी स्मॉल, और इसने यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी बोल दिया साइन थीटा टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स ले लो, हम सीधे डी वाई बाई डी एक्स डाल देते हैं। अब वेट हमें लेना है, ठीक है ना, अब वेट अगर आप यहाँ पर कंसिडर करके चलोगे, ठीक है ना, तो इस वेट की वैल्यू आपकी हो जाएगी इस पूरे स्लैब का वेट। अब रेक्टेंगुलर स्लैब ले लेते हैं, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ठीक है ना, तो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट के हिसाब से चलें तो हाइट तो हो गई y, विड्थ हो गई z और इसकी थिकनेस हो गई dx। सो वेट हो गया mg यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया dx इंटू y, ठीक है ना, इंटू z और टाइम्स g, दिस इज द वेट। तो अब आप यहाँ पे देखो z से z तो गया, तो s dy बाई dx इज इक्वल्स टू रो dx yg। अगर हम अब यहां पर ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना, तो dy बाई dx की वैल्यूज तो ये आ रही हैं जो कि ऑब्वियसली इसमें मैच नहीं कर रही। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू रो dx yg बाई s। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, मतलब एक बार dx के रिस्पेक्ट में यानी इस dx को इसके साथ ले आए, तो d2y बाई dx स्क्वायर लिखें अगर हम इसको, सो दिस रिजल्ट विल नाउ बी रो yg डिवाइडेड बाई s। अब हमारा ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इज रो yg डिवाइडेड बाय s के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा, बट ये एक बाउंसर प्रॉब्लम था जो जनरली स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना, नहीं कर पाते, तो इसको मैंने टफ कैटेगरी के अंदर डाला हुआ था। नेक्स्ट, अब ये जो 39 नंबर प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज आपने इसका ट्रिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्रॉस पोलराइड वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, तो डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देते हैं। बस इसमें भी एक कैलकुलेटिव कैच है, 22.5 डिग्री हम जानते नहीं, ठीक है ना, तो 45/2 होता है 22.5। तो इसकी कैच ये है कि पहले तो फॉर्मूला लगाओ, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी हो गई I0 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हमें पता है थीटा की वैल्यू 22.5 है। तो हम इसकी आइडेंटिटी बना देते हैं 2 से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स लग गई, यानी साइन 2 थीटा, इससे क्या हुआ, तो 22.5 था 45 हो गया, ठीक है। सो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ गई I0/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब रिजल्ट देखते हैं कितना बनता है, तो I0/4 साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 45 1/√2, तो स्क्वायर करने कराने के बाद आंसर बन जाएगा I0/8। तो राइट आंसर हमारा इसका आ जाएगा फोर्थ वाला। अब ये जो प्रॉब्लम था 39 वाला, अब क्योंकि क्लास का था, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स लगानी थी, तो ये कर लेने वाला प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपको हाँ फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में तो जरूर कर लेना चाहिए, ये करने वाला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट 40 आपने एज इट इज किया हुआ है, एज इट इज प्रॉब्लम आपने किया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ किया हुआ है, रिवीजन के दौरान भी किया हुआ है, क्लास में भी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। सेम एज इट इज कराया था मैंने आपको रिवीजन में। तो प्रॉब्लम कह रहा है कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी तो हो गई hc/λ और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम हाफ mv² भी लिख सकते हैं, या अपना डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगाएं तो h/√2mv। करना क्या है, मुद्दे पे आते हैं।
एनर्जी दोनों की सेम है, हमें रेशियो निकालना है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपने किया हुआ है। सो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई टाइम्स एच और ऊपर आ गया √2m। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एच से एच तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास सी √2m/e। तो यही एज इट इज आपने किया हुआ था, तो राइट ऑप्शन आपका सी √2m/e के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 41 आपने क्लास में किया हुआ है, ब्रूस्टर लॉ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, हाँ थोड़ा सोचना पड़ा होगा पर कर लिया होगा। इसमें आपको क्या दे रखा है, पोलराइजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो आपने आईपी कैलकुलेट कर लिया। अब जब लाइट पोलराइजिंग एंगल पर गिरती है तो रिफ्लेक्टेड तो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है और जो रिफ्रैक्टेड होती है वो पार्शियली होती है। तो हम इसमें जानते हैं, वैसे भी एलिमिनेशन लगा लें, ट्रांसमिटेड लाइट हटा दो, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है ना, ये हमें पता ही होती है, ये हम चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली हटा दो, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट परफेक्टली हटा दो, तो आपको पता ही है इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा एलिमिनेशन में आना है। अब चेक करो, 10 IP म्यू के बराबर होता है, म्यू हमें 1.73 दे रखा है, यानी √3 हो गया, IP 60 डिग्री हो गया, तो जितना IP हो गया उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर फिट है, ये आपका बिल्कुल एज इट इज ब्रूस्टर लॉ पे कराया हुआ प्रॉब्लम है, 60 डिग्री वाला ही कराया था। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रॉड। हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपने क्लास में किया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम जनरली क्लास में किया हुआ है, इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई हुई थी आपके लिए, ठीक है ना, सारी चीज़ें बताई थी रोटेशन के अंदर और प्रैक्टिस भी कराई थी। इवन जहाँ तक मेरे को ध्यान है आपको DPP के अंदर भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है, ये सेकंड राउंड का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड का नहीं है। तो एक लैडर इस तरीके से वॉल पे रखी हुई है, वॉल इज स्मूथ, ठीक है ना, एंड दिस इज रफ। अब ये जानना चाहता है कि एंगल इसका, अच्छा पढ़ो क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर। सो लेंथ हमें इसकी 5 मीटर दे रखी है और इसका मास हमें 20 kg दे रखा है। लीन्स अगेन द स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग 60 डिग्री विद इट। अब देखो कैच क्या है, इसने यहाँ ये एंगल 60 डिग्री दिया, अगर आपने केयरफुली नहीं पढ़ा और ये एंगल 60 डिग्री ले गए तो आपको आता हुआ सवाल गलत हो गया। दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब ये कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स बता दो, तो लगाई हमने फ्रिक्शन Fs, यहाँ लगाया नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ लगाया N2 और नीचे सेंटर से वेट। अब आपने सीखा हुआ है फोर्स बैलेंस और टॉर्क बैलेंस, तो फोर्स बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो N1 की वैल्यू तो W के बराबर हो जाएगी और N2 की वैल्यू Fs के बराबर हो जाएगी। टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो mg का टॉर्क हो जाएगा mg L/2 sin 30, L/2 cos 30, सो mg L/2 cos 30, ठीक है। और N2 का टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं N2L sin 30, N2L sin 30। N2 की वैल्यू Fs के बराबर है, तो यहाँ से Fs sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2 और mg इज हाउ मच, mg इज 20 kg, तो 200 इंटू L/2। L यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू मेरे पास आ रहा है 100√3। सो 100√3 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो राइट ऑप्शन आप देखोगे थर्ड वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं 43rd। अब 43rd अगेन करने वाला तो है बट लेंदी बहुत है, इसलिए इसको सेकंड राउंड के अंदर रखा है कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब वो टफ से तो सही है कि यार कम से कम कैलकुलेट करते हुए बाद में गिरते पड़ते हम इसको सॉल्व तो कर लेंगे, बट अगेन कैलकुलेटिव बहुत है। अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ये 2K है, ये K है, ये 2K है, यहाँ T1 है, यहाँ T2, इधर 3T दे रखा है, यहाँ T दे रखा है। ये कहता है T1/T2 का रेशियो बता दो, है तो मिलीमन थ्योरम का अपना सवाल। तो हम क्या करेंगे पहले, तो पहले तो इनको रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/K होता है, ठीक है ना। तो इसका हो गया L/2K, ये हो गया L/K, ये हो गया L/2K। इसको मैं R ले लेता हूँ जानबूझ के, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, L/2K को मैंने R ले लिया, तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा R। आप उल्टा भी कर सकते हो, ये R लोगे तो ये R/2, ये R/2, कैलकुलेशन दिक्कत देगी फिर आपको। सो मैंने R को क्या मान लिया स्मार्टली, मैंने R को लिख लिया L/2K, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क मैंने यहाँ किया इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन L/K। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो 3R हो गया, इधर R हो गया। तो अभी हमारा सेटअप ये बन गया पहला वाला कि T1 इधर हो गया हमारा 3R, इधर हो गया हमारा R, दिस इज 3T एंड दिस इज T। सो T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं सिग्मा थीटा बाय R बाय सिग्मा 1/R। तो 3T/R प्लस, ठीक है ना, T/3R डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/3R। सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा 9 और 1 10, 10T/3R और नीचे आ जाएगा
4/3r। तो देखो 3r से 3r गया, बचा 5t/2, ये हो गया T1। अब सिमिलरली T2 निकाल लेते हैं। सो T2 निकालेंगे, अब T2 निकालते वक्त ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास 3r आ जाएगा, ये आ जाएगा r, दिस विल बी T2, दिस इज 3t एंड दिस इज t। सो T2 की वैल्यू हो गई अब 3t/3r प्लस t/r बाय 1/3r प्लस 1/r। सो फाइनली आप देखोगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2t/r और नीचे आ जाएगा 4/3r। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, रिजल्ट बना मेरे पास 3t/2। सो 3t/2 हमारे पास T2 आ गया। हमें किसका रेशियो चाहिए? T1/T2 का। तो T1/T2 का जो रेशियो हो गया, अभी इन दोनों को डिवाइड मार देते हैं, 2 कट जाएगा, 5/3 आ गया। सो 5/3 हमारे पास रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, बट कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, हाँ ये तो सिंपल है, ये तो आप कर सकते हो। ये आपका एनसीईआरटी का वो स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने मार्क कराया था ना, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस आप चेक भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने रिवीजन के टाइम पे बोला भी था। और एक बच्चे ने बोला सर नेगेटिव साइन लेंगे नहीं लेंगे, तो नेगेटिव तो खैर चलो ये तो बात हो गई याद दिलाने वाली। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम अच्छी तरह जानते हैं v²/2a होता है। अब यहाँ पर a नहीं दे रखा, फोर्स दे रखी है, तो a को हम F/m डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे v²/2 F और इधर m, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स। सही है, अब खेल खत्म इसका। ये कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी है, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस दे रखे हैं, FA/FP का रेशियो बता दो। तो FA यानी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो FA/FP का जो रेशियो मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी KA/KB टाइम्स SB/SA। बस वैल्यू डाल दो। KA/KB हमारा 100/225, SB 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये यहां से गया, एक यहां से चला गया। ठीक है ना, तो ये कितना बचा मेरे पास 15 और ये 25, यानी ये बचा 15 या 25 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 15, यानी ये रेशियो आ जाएगा 5 2 10 2/3। तो 2/3 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हमारा बन रहा है थर्ड वाला करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको कहां तक पहुंच गए हम, 44 तक, 44 भी समझ आ गया होगा। अब 45 पर आते हैं। 45 जैसा ये प्रॉब्लम हालांकि किया तो हुआ है, बट आपको भी पता है, देखते हुए मैंने लेक्चर में भी बोला था कि दिस इज कैलकुलेटिव। ठीक है ना, अगर ये यहाँ के अबाउट पूछ ले तो जेई एडवांस हो गया, यहाँ के अबाउट पूछ ले तो कैलकुलेटिव हो गया। तो किया तो हुआ है हमने, बट अगेन कैलकुलेटिव है। बट अब क्या करें, टफ वाले कर नहीं सकते क्योंकि उसमें उतना दिमाग लगाना नहीं है। तो पहला हमारा प्रायोरिटी यही होता है कि हमने पहले सिंपल प्रॉब्लम्स को देख लिया, फिर हमने उन प्रॉब्लम को देख लिया जो हमने क्लास में किए हुए हैं, हाँ बट कैलकुलेटिव है। यही मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई थी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें दे रखा है छोटा स्फीयर हमने निकाल लिया r रेडियस का, बड़ा स्फीयर का रेडियस दे रखा है हमें 2r। तो पहले तो हम छोटे वाले का मास ले लेते हैं, m1। मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 πr3, और इसको मैंने क्या सिखाया था, m मान लो। ठीक है, अब पूरे का मास चाहिए होगा हमें। ठीक है ना, तो पूरे का मास हो जाएगा, कंप्लीट का मास हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, कंप्लीट का मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू कंप्लीट का वॉल्यूम 4/3 π 8r3, बेसिकली 8m हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अबाउट दिस वाई एक्सिस, यानी इसका वाई एक्सिस के अबाउट, डिवाइडेड बाय रेस्ट पार्ट। ठीक है ना, अगेन कैलकुलेटिव। तो पहले स्मॉलर स्फीयर का फॉर्मूला लगाएं। तो इसके अबाउट निकालने के लिए 2/5 mr² प्लस mr² यानी 7/5 mr² हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर लिख दूं, स्मॉलर स्फीयर, ठीक है ना, अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 7/5 m1 r²। बी वेरी केयरफुल विद m1 एंड r। अब हमें रिमेनिंग का चाहिए। अब रिमेनिंग का कैसे लिखेंगे, पूरे का माइनस इसका। ठीक है, फिर उनका रेशियो भी लेना पड़ेगा। तो पूरे का कितना हो गया 2/5, कंप्लीट का मास, कंप्लीट के रेडियस का स्क्वायर, माइनस 7/5 m1 r²। ये कैलकुलेटिव है। तो आई रिमेनिंग वैल्यू डाल दे, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। तो 7/5 m1 इज हाउ मच, m r²। ये तो चलो इजीली सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करें, 2/5 कंप्लीट का मास इज 8m इंटू r², तो 4r², 7/5 mr², 32, और ये बन गया हमारा 64 माइनस 7, तो 64 माइनस 7 ये आ जाएगा हमारा 57। ठीक है ना, mr² डिवाइडेड बाय 5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, दिस कम्स आउट टू बी 7 डिवाइडेड बाय 57। हेंस इसका आंसर हमारा बनेगा फोर्थ वाला करेक्ट।
मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो भाई समरी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, पेपर था टफ और पेपर था लेंदी और पेपर था कैलकुलेटिव, ठीक है ना, जिसमें से अब स्मार्टली जिस बच्चे ने 30 से 35 सवाल लगा लिए होंगे, ठीक है ना, 30 to 35 प्रॉब्लम जिस बच्चे ने कर लिए होंगे उसका हो जाना चाहिए नीट में सिलेक्शन बढ़िया से, ठीक है ना। यानी 120, 130, 140 आप सेफ मानते हुए चल सकते हो। अभी और जैसे जैसे फीडबैक्स आएंगे, आउटपुट्स आएंगे, बच्चों के स्कोर पता चलेंगे तो ये और ज़्यादा रिजल्ट रिफाइन हो जाएगा। बाकी फिजिक्स में 120 से 140 का स्कोर आपका डिसेंट है, आप सेफ साइड पर हो, ठीक है ना। 140 तो मैंने मैक्स ही बोल दिया आपको, 140 तो बहुत ही मतलब लास्ट लाइन बोल दिया, तो 140 तक का तो बहुत बढ़िया रैंक आपको दे जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 to 140 में आप आराम से बैठो, ठीक है ना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जब पेपर इस तरीके का आता है तो सबके लिए वही आता है, ठीक है ना, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मार्क्स अब आप कैलकुलेट करो, ऑब्वियसली कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी, वैसी ही जाएगी जैसे पहले जाती थी। पहले कैसे जाती थी, 570, 580, 590 पे ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। 620, 630 तो टॉप स्कोर होता था, जिसमें AIR हमारी 1 से 100 के बीच में आती थी, ठीक है ना, ये होता था उस टाइम का ट्रेंड। वैसा ही सेम ट्रेंड इस साल होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 560, 570 के ऊपर नंबर है। हालांकि मैंने अभी बायोकेमिस्ट्री नहीं देखा आपका कैसा है, बट जनरली उस ट्रेंड को अगर हम देखते हुए चलें तो 560, 570 के ऊपर अगर आपके नंबर बन रहे हैं, सेफ हो, ठीक है ना, बैठो आराम से। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको स्कोर बता दिया। ओवरऑल एनालिसिस आप तीनों सब्जेक्ट का जरूर देख लेना, केमिस्ट्री और बायो का जरूर देख लेना, फिर आप ये अपना टोटल कट ऑफ वाला सीन देखना। बाकी नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, अब बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई किस तरीके की रहती हैं। अब जो पढ़ाने का हमारा तरीका रहेगा, जो पैटर्न रहेगा, वो इसी तरीके का रहेगा कि हम पूरे के पूरे, हालांकि ट्रिक्स में बताता हूँ, बट बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हाई लेवल हो गया, हाई लेवल हो गया, मत कराओ। तो अब आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। उसको आसान बनाना मेरा काम है, बट आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। आपको खाली उस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा कि यार हम फॉर्मूला बेस्ड ही कर लेते हैं, हम खाली NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलता, ठीक है ना। उसके लिए अब नीट ने अपना रंग बदल दिया है। वो कहता है भैया मैदान में तब आओ जब आप बढ़िया सी तैयारी करके आए हो, तब आपके सिलेक्शन और रैंक बढ़िया आएंगे, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे। उसकी ईगो हो गई हार्ट। ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा एनालिसिस। ऑल द वेरी बेस्ट, और टेंशन बिल्कुल मत लो, थोड़ा रिलैक्स करो। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है पूरे साल भर, पेपर इस तरीके से आया है तो सबके लिए आया है। जस्ट बी काम एंड रिलैक्स, वेट करो थोड़ा टाइम का, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।